हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ लेकर आए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व कराएंगे। जो आप लोगों के फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी जो आप लोगों के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उसी सभी क्वेश्चन से संबंधित हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल का नाम है लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको बताना है कि विकास का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है आपका संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक, गत्यात्मक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संवेगात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संवेग, भय, क्रोध, प्रेम आदि ये सब, ठीक है, जुड़ी एक मानसिक स्थिति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि जो आपका संवेग विकास होता है वो एक व्यक्ति की अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विकास पूरी तरह से अनिश्चित है। दूसरा है विकास अत्यधिक निरंतर है। तीसरा है व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। और चौथा है विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो आपका होगा कि व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये अनिश्चित नहीं होती है। ठीक है, और अत्यधिक अनिरंतर नहीं होती फ्रेंड। देखिए ये निरंतर होती रहती है। ठीक है, और जो विकास आपका होता है वो सर से पैर की तरफ होता है या फिर केंद्र से आपका होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर निश्चित है और केवल से दिया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, केवल से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा है केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, पहला भी आपका गलत हो जाएगा, बदला नहीं जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है फ्रेंड्स, केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करता है, वातावरण नहीं, ये भी आपका फ्रेंड्स पहला ही गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया फ्रेंड्स जहां पर आपका केवल आ गया वो आपका निगेटिव वर्ड माना जाता है। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स आपका कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार विकास का पहला चरण पूछा गया है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 चरण बताए थे। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला होता है वो आपका होता है संवेदीगामक। ठीक है, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है आपका फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक और चौथा फ्रेंड्स होता है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पूछा है तो आपका संवेदीगामक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए आपका है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उन जो जीन पियाजे साहब हैं हमारे, उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है उनके अनुसार देखिए कथन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। ठीक है,
संज्ञानात्मक विकास को, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स जो भाषा आपको संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा है जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड। जो जैविक परिपक्वता होता है उसका विकास पर आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड्स देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो निगमनात्मक और जो आपके परिकल्पनात्मक तर्क होते हैं उसमें वे सक्षम होते हैं, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा फ्रेंड्स है आपका कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि अनिल अपने गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अनिल जो है वो अपनी कार्य यानी कि गतिविधियों को इस प्रकार से करता है जिससे वो चाहता है कि अपने माता पिता से वह पुरस्कार पा सके, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग साहब हैं, ठीक है, उनके सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत, चौथा है औपचारिक परंपरागत। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्व परंपरागत, ठीक है फ्रेंड्स। पूर्व परंपरागत देखिए, नैतिकता पूर्व पारंपरिक स्तर के दौरान बच्चे की नैतिकता की भावना बाहरी रूप से नियंत्रित होती है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचार के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब हैं उन्होंने बच्चों के विचार के विकास में किसको यानी कि किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना, ठीक है। पहला है सामाजिक अंतःक्रियाएं, दूसरा है आनुवंशिक परिपक्वता, तीसरा है व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन, चौथा है फ्रेंड्स पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके लेव वाइगोत्स्की साहब हैं उनका जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रियाएं, ठीक है। इन्होंने देखिए अपना सिद्धांत ही दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नोट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपके नोट, ठीक है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, ठीक है। और दूसरा है फ्रेंड्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो चर्चा आप करेंगे तो ये आपके बहस में बाधक होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो आप यहीं करेंगे, ये आपका सही लग रहा है। तीसरा है निजी वाक बच्चों के आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है, ये तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। चौथा है अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, जो व्यक्तिगत होता है, तो ये भी आपका गलत होगा। सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपका केवल आंसर 2 सही होगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने स्कूल की प्रथाओं को, ठीक है, आपके स्कूल में जो भी प्रथाएं हैं तो आप व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए क्या बदलाव करेंगे, ठीक है, कौन से बदलाव को चुनेंगे। पहला है लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मानकीकृत, लचीला ही सबसे बेस्ट होता है। दूसरा है आपका अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करना है आपको, ठीक है। तीसरा रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड्स।
यहाँ पर है कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पे बच्चा खोज करता है, अन्वेषण करता है, ठीक है। कंठस्थ तो आपका नेगेटिव होता है, तो इसके बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? सबसे करेक्ट फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ, ठीक है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है कि एक विद्यार्थी जो है सहपाठियों के इरादों, ठीक है, प्रेरणा स्तर, मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में, यानी कि वो दूसरों की भाषा को समझ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, प्राकृतिक, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, आध्यात्मिक। तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स इंटरपर्सनल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, जो दूसरों के समझ सकते हैं, ठीक है, दूसरों को और सामाजिक संबंधों को समझने में जो उनकी क्षमता होती है उसको संदर्भित करता है। कौन? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। हमारा अगला फ्रेंड्स है देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं उनके अनुसार जो क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है प्रकार्य, दूसरा है संतुलनीकरण, तीसरा है आत्मकेंद्रीयता, चौथा है संक्रियाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, संक्रियाएं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ठोस संचालन चरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है, ठीक है। लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और जो लड़कियां होती है वो कढ़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर अनुरूपता, जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, ठीक है, ये देखिए एक रूढ़िवादी बन गया है कि जो लड़के होते हैं वो यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो कढ़ाई विज्ञान में कढ़ाई में अच्छी होती है, ठीक है। बट देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, ये देखिए पहले की बात है, हमारी रूढ़िवादिता सोच ऐसी है, ठीक है, सोच ऐसी पनप रही है कि बच्चों में आने वाले समय में ये बस यही होता है कि लड़के जो हैं वो भी गणित में अच्छे होते हैं, तो लड़कियां जो हैं वो कढ़ाई सिलाई बुनाई में इसमें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन किया है कि अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका पहला, सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स कि सभी कौशल जो अधिगम करता होता है एक ही कौशल ग्रहण करता पसंद करते हैं। तो ये देखिए आपका सही है फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन है आपका कि अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती हैं, ये तो प्रभावित होती हैं फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। और चौथा ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी गलत है, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट, सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग अपना सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ होगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इरम एक प्राथमिक
स्कूल में अध्यापिका हैं, ठीक है, एक कोई इरम नाम की अध्यापिका हैं, ठीक है, वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती हैं, ठीक है। इस तरह से इरम डैश मूल्यांकन का अभ्यास करती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स संकलनात्मक या फिर योगात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है अनम्य, चौथा है अनिरंतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संरचनात्मक, ठीक है फ्रेंड्स। जो इस तरह के मूल्यांकन है वो इरम संरचनात्मक मूल्यांकन का अभ्यास करती है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए जो एक अध्यापिका है उसको अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां पर पहला ऑप्शन है विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके, दूसरा है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले, तीसरा है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए, चौथा कंठस्थ स्मरण को प्रयोग कार्य से ज्यादा अधिमानित किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ही होगा कि विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके, ठीक है, ऐसा उसको माहौल बनाना चाहिए, किसके लिए, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहला है फ्रेंड्स आपका विविधता के प्रति सम्मान, ठीक है, विविधता के प्रति सम्मान, तो ये आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता, ये आपका नहीं होगा फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति आपको सम्मान देना चाहिए, ठीक है, उदासीन नहीं होना चाहिए। तीसरा है प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, ये भी आपका गलत होगा। चौथा है फ्रेंड्स लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका पहला और चौथा, ठीक है, पहला और चौथा सही होगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन है पहला और चौथा इज द करेक्ट। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए गति समन्वय वैकल्य, ठीक है, गति समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। पहला है सामाजिक पारस्परिकता, दूसरा है शारीरिक सामंजस्य, तीसरा है भावनात्मक नियमन और चौथा है फ्रेंड्स सूचना संग्रहण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो गति समन्वय वैकल्य, ठीक है, ये आपका सापेक्ष जो भी है क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो ये आपका शारीरिक सामंजस्य से है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को फ्रेंड्स बोला जाता है डिस्प्रक्सिया, ठीक है, डिस्प्रक्सिया को विकासात्मक समन्वय विकार क्या बोलते हैं, डीसीडी, ठीक है, डीसीडी के रूप में भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि जो लोग दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, तो उनके समावेशन के लिए किसे बढ़ावा देने से बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, नॉट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला है फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, ठीक है। और दूसरा है स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना, ठीक है, और ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा है मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना, ये भी करेक्ट है आपका। स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही सही है, बट आपका पहला गलत है। लेकिन आपसे पूछा है फ्रेंड्स किससे बचना चाहिए, यानी कि नॉट वाले क्वेश्चन है, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका वन आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से। हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वलीनता, ठीक है, ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपसे सही वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं, ठीक है, ये तो गलत है। दूसरा है उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं।
ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तीसरा है उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। चौथा है उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। उनमें जो आपके संलीनता से जूझते विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें देखिए संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता के बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। दूसरा है धीमी समझ। तीसरा है सोच में सटीकता की ओर झुकाव। और चौथा है आपका जिज्ञासा की कमी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो थर्ड होगा, सोच में सटीकता की ओर झुकाव, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम, ठीक है, अध्यापन अधिगम सामग्री के प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में कोई भी एक संप्रत्यय है, ठीक है, उसको पढ़ाते हुए जो अध्यापक है, ठीक है, उसको अध्यापन अधिगम सामग्री के प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए। तो पहला फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए आपका क्या है, पहले वस्तुओं के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना। दूसरा है पहले चिन्ह और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना। तीसरा है पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना। चौथा है फ्रेंड्स पहले चिन्ह और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना, ठीक है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले छात्रों को मूर्ति सामग्री का उपयोग करने की अवधारणा से परिचित कराया जाना चाहिए, ठीक है। अवधारणा फ्रेंड्स जो होता है वो ठोस, यानी कि ठोस से अमूर्त की ओर प्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में अमूर्त अवधारणाओं को समझ नहीं पाते, ठीक है, इसलिए उन्हें मूर्त चीजों को दिखाना चाहिए, यानी कि वस्तुओं को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा हमारा क्लास सीडीपी का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता, ठीक है, को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे फिर से नोट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है। ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु की प्रासंगिकता, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहपाठी सहभागिता। चौथा है फ्रेंड्स जानकारी की संदर्भीकरण। तो देखिए फ्रेंड, सबसे जो नहीं है, ठीक है, तो विषय वस्तु की प्रासंगिकता तो होनी ही चाहिए बिल्कुल, और प्रतिस्पर्धा फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाता है। तीसरा चौथा सही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका गलत है वही आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका गलत है, इसलिए 2 ही आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रिया द्वारा बनाए गए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस उपागम का मानना है, ठीक है, कि जो अधिगमकर्ता होता है वो सक्रिय प्राणी है, ठीक है, जो अन्वेषण और अपने आसपास के अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान के सर्जन में सक्रिय होते हैं, सक्रिय सक्षम होते हैं, या फिर सक्षम होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। पहला है आपका संरचनावादी। दूसरा है मनोविश्लेषणवादी। तीसरा है व्यवहारवादी। और चौथा है फ्रेंड्स प्रकार्यवादी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस उपागम को जो माना है वो आपके कौन है, तो ये फ्रेंड्स आपके संरचनावादी हैं, ठीक है, या फिर रचनावादी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए रचनावादी जो सीखने की विशेषताएं होती है, जैसे शिक्षार्थी बातचीत धारणा अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे फिर से नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है अनुमान लगाना। दूसरा है संप्रत्यय प्रतिचित्रण।
तीसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, चौथा है गैर उदाहरण निर्मित करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका अनुमान लगाना ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रत्यय प्रतिचित्रण भी, लेकिन प्रकार्यात्मक स्थिरता जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और गैर उदाहरण निर्मित करना ये भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपका सही थर्ड ही होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ही आपसे नॉट वाले पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समस्या समाधान से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन कि समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, कि विद्यार्थियों को अनुमान यानी स्वतः शोध प्रणाली के इस्तेमाल पर हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उत्साहित करना चाहिए, ठीक है, उनको खोजने के लिए, स्वतः कार्य करने के लिए। तो ये आपका तो गलत हो गया पहले ही। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। ये तो आपका देखिए यहाँ पे खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये आप तक का तो करेक्ट हो ही जाएगा, बट हम लोग तीसरा चौथा भी देख सकते हैं, क्या हो सकता है कि इससे भी अधिक करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाए। तो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि जरूरती स्कीमाओं को सक्रिय करने के लिए पाठ प्रदान करना, ठीक है। और चौथा है फ्रेंड्स आपका कि विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने के अवसर ना प्रदान करना। यहाँ पर अवसर दिया है फ्रेंड, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा है फ्रेंड्स कि जरूरी स्कीमाओं को सक्रिय करने के लिए पाठ प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समस्या समाधान कौशल को सुसाधित करने के लिए बात की गई है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। आपका सबसे सही क्या होगा? विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है, ठीक है, हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा डैश। पहला है निहायत त्रुटिपूर्ण है, तीसरा है का कोई आधार नहीं है और पूरी तरह तर्कहीन है, तीसरा है उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है, चौथा है को अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा को नकार देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका यही होगा कि उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है, ठीक है। उसने देखिए यह माना है कि छोटे बच्चे सक्रिय रूप से घटना जैसे जन्म, बीमारी, ठीक है, मृत्यु। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको क्या अभी बता रहा था, ठीक है, मृत्यु और विकास, ठीक है, इसके बारे में देखिए भोले भाले सिद्धांतों का निर्माण करते हैं जिनका वे अपनी दुनिया से या फिर दुनिया में सामना करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका देखिए करेक्ट ऑप्शन ये थर्ड ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखिए अभिकथन हमारा ए क्या है, क्या कहता है, ठीक है। तो पहला देखिए फ्रेंड्स इसका क्या है कि अध्यापन, ठीक है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थी की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात कहा गया है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में जो एक अध्यापिका होती है, ठीक है, वो विद्यार्थियों के भावनात्मक स्थिति को ध्यान में उसे रखना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका देखिए बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन ए अभिकथन यानी कि जो है। और कारक देखिए क्या है, कारण आर की भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। जो आपके भाव होते हैं वो अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। ये भी आपका फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या ए की नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि
अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह से लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका फ्रेंड्स हो जाएगा महारत अभिगमन, दूसरा है महारत परिहार, तीसरा है प्रदर्शन अभिगमन, चौथा है फ्रेंड्स प्रदर्शन परिहार। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा प्रदर्शन अभिगमन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जिन शिक्षार्थियों का प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुखीकरण की बुद्धि होते हैं, ठीक है, वे अपने प्रदर्शन के बारे में चिंतित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वे बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। इस लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले शिक्षार्थी चुनौतीपूर्ण कार्यों या समस्याओं का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रदर्शन अभिगमन। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम हेतु सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। ये अपना बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स कि कठोरता से समय सारणी का पालन करें और लचीलेपन को टालना, तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये तो ठीक ही है। आइए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आज़ादी देने से बचना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। चौथा है कि संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए। ऐसा भी गलत है। ठीक है, संप्रत्यय की समझ होनी चाहिए बच्चों में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बचता है, यही आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है 2 कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाता है। आइए आज का सीडीपी के हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का है फ्रेंड्स सीडीपी में कि अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला है अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सही है, सक्रिय प्रक्रिया होती ही है। ठीक है, अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है फ्रेंड, सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। ये तो फ्रेंड्स देखिए गलत है आपका। जो सामाजिक परिपक्वता में पारस्परिकता में अधिगम प्रक्रिया का महत्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। चौथा है फ्रेंड्स, अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वह अधिगमकर्ता के सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 2 4 सही है, 3 गलत है। बट देखिए फ्रेंड्स, जो 3 गलत है वही आपका सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे फ्रेंड्स गलत वाला पूछा है, यानी कि नॉट वाला पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज के सीडीपी के क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, वे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी के क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।